रेडी हो गया? तो आज हमारा डे 2 का सेशन रहेगा, है ना। तो कल हम लोग ने सीखा था कि टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में, हम लोग जो है कितने प्रकार के बिजनेस हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमने सीखा था कि फर्म और कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमने उसको जाना था। और लो कर दीजिए उसको लो कर दो। हाँ ठीक, ये थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे। तो कल हमने सीख लिया कि पार्टनरशिप फर्म और आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में समझा, और हमने कंपनी के बारे में जाना, फॉर द प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। कल हम लोगों ने ये भी जाना है CSR फंड के बारे में, थोड़ी बात चीजें हम लोगों ने समझी। उसको आपने हल्का सा लिखा होगा, रफली नोट किया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। जैसे कंपनी, जब किसी की कंपनी बनती है तो कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स क्या बयां करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें, उस बारे में हम समझेंगे। हालांकि अब जैसे एक अगर आपका फर्म है, ठीक है, सपोज आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं लिख देता हूं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, उसका पैन आधार तो होता ही होता है, KYC डॉक्यूमेंट। उसके पास पैन होगा, एक आधार होगा, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन इसके पास होगा, और एक GST सर्टिफिकेट या GST रजिस्ट्रेशन इसके पास होगा। इतनी चीजें होंगी एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास, जिसमें से पैन आधार, उसका खुद का पैन और आधार होगा, इंडिविजुअल का होगा, ये इंडिविजुअल का खुद का, ये इसका पैन आधार होता है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो फर्म का डॉक्यूमेंट उद्यम और GST सर्टिफिकेट है। किसके लिए? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए मेन डॉक्यूमेंट जो कंपनी का है, या सॉरी उसका बिजनेस का है, वो एक उद्यम रजिस्ट्रेशन है और एक GST रजिस्ट्रेशन। बाकी पैन आधार तो उसका खुद का है। इसको हम लोग अगर, ठीक है, इसको हमने इसलिए वो कर दिया। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? सबसे पहला डॉक्यूमेंट उसके पास जो होगा वो होगा एक पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होगा उसके पास? पार्टनरशिप डीड। अगर हमें एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उद्यम का रजिस्ट्रेशन 10 मिनट के अंदर हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गूगल पे जाएंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन देखेंगे, आधार, पैन और एक बैंक का चेक होना चाहिए। और आपको अपनी फर्म का एक नाम सोचना है, किस प्रकार का बिजनेस, वो सोच के अपलोड करना है, मतलब फॉर्म भरना है। 10 मिनट के अंदर एक सर्टिफिकेट मिल जाता है उद्यम, यानी कि आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म रेडी कर ली। उसके बाद अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया GST का, जो कि बताया गया था 40 लाख आपका गुड्स के केस में और 20 लाख आपके सर्विस के केस में, तो आप GST सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। अच्छा, कल का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, ठीक तुषार, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल की बातें आगे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप कैच ना कर पाओ। लेकिन पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार करना पड़ेगा एक पार्टनरशिप डीड। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और यूपी में जो आपका, अगर आप पार्टनरशिप फर्म रेडी करना है तो आपको करना है एक 750 का स्टाम्प पेपर आपको लेना है। ये आपको कौन, ठीक है, कहीं भी कचहरी में मिल जाएगा। 750 का स्टैम्प पेपर आप लेंगे। उस स्टैम्प पेपर में आप अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम, ये नाम जो सोच रहे वो नाम लिखेंगे कि हमारे पार्टनरशिप फर्म का नाम ये है, हमारे पार्टनर्स इतने लोग हैं, 2 लोग 4 लोग, उनका नाम, एड्रेस, DOB, मतलब DOB नहीं, फादर्स नेम वगैरह लिखा जाता है। उसके बाद हमारा जो है ये पार्टनरशिप फर्म किस प्रकार का व्यापार करेगी वो भी मेंशन किया जाता है। अगर कोई नए पार्टनर बनाने हैं उसके लिए क्या रूल्स होंगे वो मेंशन किया जाता है, और पार्टनर अगर छोड़ते उसके लिए क्या रूल्स है। तो ये सारे नियम कानून जो आपके द्वारा खुद बनाए गए हैं, कहीं अलग से नहीं। स्टाम्प पेपर 750 का स्टाम्प पेपर, उसको नोटरी कराएंगे, लगभग 1000 का खर्च आता है। उसमें आप जो भी नियम व शर्तें बनाने आप लिख लेंगे, टाइप करा लेंगे, और उसमें अपने से एक फर्म का नाम सोच लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्टनरशिप डीड रेडी हो गई, और बाय लॉज देखेंगे आपका एक पार्टनरशिप फर्म रेडी हो गई। उसके बाद सेकंड चीज क्या करेंगे? सेकंड चीज क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म का अलग से एक पैन कार्ड होता है। जैसे हम लोग का पैन कार्ड है, हमारा आपका पैन कार्ड में लिखा होता है, ठीक है। तो वैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म होगी, उसका भी एक अलग से पैन कार्ड बनेगा।
वो पैन कार्ड बनाने के लिए पार्टनरशिप डीड तैयार करना है। पार्टनरशिप डीड तैयार करने के बाद उसकी एक फोटोकॉपी निकालेंगे। फोटोकॉपी निकालने के बाद जहां भी पैन ऑफिस होगा नियर बाय, हर जगह पैन ऑफिस होता है। जैसे प्रयागराज में आपको जो मैक्स शोरूम के सामने एक पैन ऑफिस, यूटीआई का ऑफिस है, यूटीआई पैन मैक्स शोरूम के सामने से लेने देंगे, वहां आप जाएंगे, एक फॉर्म लेंगे, बोलेंगे कि मुझे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप फर्म का पैन अप्लाई करना है, एक फॉर्म दे देगा। उस फॉर्म को आप भरेंगे। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम जो लिखा था वही नाम आप मेंशन करेंगे। पार्टनरशिप डीड जिस डेट को बना, जिस डेट को आपने पार्टनरशिप डीड तैयार किया, वही डेट आपकी फर्म की डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे पैन कार्ड में हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, वैसे भी फर्म की भी डेट ऑफ बर्थ होगी। और वो डेट ऑफ बर्थ किसके अकॉर्डिंग होगी? ये पार्टनरशिप डेट में जो डीओबी लिखे उसी के डीओबी आप डालेंगे। और आप किसी एक पार्टनर का केवाईसी डॉक्यूमेंट लगाएंगे। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब पैन, आधार, एक फोटो लगा के साइन करके मोहर लगा के दे देंगे। एक हफ्ते के अंदर आपके मेल आईडी पे पार्टनरशिप फर्म का एक पैन कार्ड आ जाएगा, यानी कि फर्म का एक पैन आएगा आपके पास, मेल में आ जाएगा। और 15 दिन के अंदर फिजिकल कॉपी आ जाएगी। अच्छा देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये जरूरत नहीं थी। प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो मेन डॉक्यूमेंट है वो या तो उद्यम या जीएसटी है, ठीक है। और इसमें जो पैन कार्ड होता था वो व्यक्ति का होता था, आधार व्यक्ति का। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पहले तो डीड तैयार करनी है, उसके बाद फर्म का पैन अलग से अप्लाई करना है, अलग से पैन कार्ड आएगा। फिर उसके बाद आप तीसरा स्टेप लेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन करना हो तो करा लीजिए, नहीं भी कराएंगे कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा। अब इसमें देखा जाए, देखिए बिजनेस ये भी है, ये भी है, लेकिन अब देखा जाए तो ये एक्चुअली में किसी फॉर्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, यही फॉर्म का डॉक्यूमेंट, इसको हटा ही देंगे ज्यादा, इसलिए मैंने इंडिविजुअल लिख दिया आगे। अब देखिएगा, प्रोप्राइटर फर्म में मैक्स मतलब मेन डॉक्यूमेंट देखा जाए तो दोनों में से एक या दोनों हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म में थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा पड़ गया, अब कंपनी में आएंगे और डॉक्यूमेंट। तो ये चीजें समझ में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये चीजें आपको, आप एक नॉर्मल फॉर्मेट गूगल पे भी है। अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों मिलकर बिजनेस करना है तो सिंपल सी बात है, आपको पार्टनरशिप फर्म तैयार करना है। और आपको स्टेप पता हो गए कि सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाना है, देन ये स्टेप। जीएसटी अगर नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पार्टनरशिप डीड, फर्म का पैन और उद्यम करा लेंगे तो आप काम शुरू कर लीजिए। अगर ठीक 20 लाख से ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट जाता है, अगर सर्विस बिजनेस है तो तब तो आपको जीएसटी लेना है, अप्लाई करेंगे। नहीं है तो ये 3 से आपका काम शुरू हो जाएगा। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि व्यापार की शुरुआत कैसे होती है लीगल तरीके से, वो डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म डॉक्यूमेंट्स और ये पार्टनरशिप फर्म्स डॉक्यूमेंट। तो पार्टनरशिप फर्म के रूप में जाएंगे तो कितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, बनवाने हैं, और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कितने डॉक्यूमेंट, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे आता है, आप लोगों को क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ रहा है ना अच्छे से। अब अरे बाकी उसमें वीडियो में तो यही है, वीडियो तो मिल ही जाएगा। अब आते हैं कंपनी में, ठीक है। देखिए कोई भी कंपनी होगी, चाहे फॉर द प्रॉफिट कंपनी हो चाहे नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी हो, डॉक्यूमेंट 90% डॉक्यूमेंट दोनों में सेम डॉक्यूमेंट आपको मिलेगी। अब अगर एक कंपनी आप बनाते हैं, कंपनी आप क्यों बना रहे होंगे? क्योंकि आपका विजन बड़ा है, बिल्कुल पैन इंडिया पे काम करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे काम करना चाहते हैं, और दूसरे आईपीओ लाना चाहते हैं, शेयर मार्केट पे अपनी कंपनी को लाना चाहते हैं, तब आप कंपनी के रूप में काम करेंगे, ब्रांड बनना तो तब, ठीक है। तो कंपनी अगर बनाना है तो सबसे पहले मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर mca.gov.in से आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस साइट पे जाके, ये साइट पे जाते हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, उस डॉक्यूमेंट के क्या महत्व उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड या कोई भी होगा, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको शॉर्ट देखिए, ये जानते हैं इतना लंबा नाम कोई नहीं लेता, सब लोग बोलते हैं COI शॉर्टकट में, कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई नहीं बोलता, शॉर्टकट बोलते हैं COI नाम का डॉक्यूमेंट।
अब COI डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होती है, इसमें आपका एक देखिए यहाँ रखा होगा, लाइव मैं दिखा भी देता हूँ। ये कह सकते कि कंपनी का लाइसेंस, कहते हैं ना कि जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं भाई लाइसेंस है कंपनी का, यही लाइसेंस है, ये दिखा देंगे यही लाइसेंस है कंपनी का। ये COI ना, ये आपका सिंपली एक पेज का, आप इसे सामान्य भाषा में लाइसेंस कह सकते हैं कंपनी का। इस तरह से आपको मिलेगा, एक कैमरे के सामने भी कर देता हूं ताकि इसमें आ जाए, दिख जाए ना, देखिए दिख रहा है, हाँ है पूरा, कुछ करिएगा नहीं। इस तरह से आपको COI नाम का डॉक्यूमेंट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, जो कि कंपनी का लाइसेंस कहलाएगा। इसमें लिखा सर्टिफिकेट। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी होती है, इसमें लिखा रहेगा आपका कंपनी 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन हुई है, किस डेट को हुई है वो डेट मेंशन होगा, कंपनी का नाम मेंशन होगा। इसमें आपका कंपनी का है कि CIN नंबर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे CIN क्या होता है। देखिए ये सारी बातें आपको जाननी जरूरी है, तभी आप आगे बिजनेस करेंगे या कंसल्टिंग करेंगे या अपना जॉब करेंगे, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे कहीं भी। ठीक है, तो क्या मिला यहाँ पर CIN नंबर लिखा है, अभी बताएंगे। कंपनी के पैन नंबर, यहाँ टैन नंबर। इस तरह से आपका एक पेज का, इसे हम कह सकते हैं लाइसेंस। अगर कोई कहता है कि भाई मैंने कंपनी खोली, कहेंगे भैया लाइसेंस दो अपना, कौन सा लाइसेंस दो, हमें COI दे दो। अगर आपने कंपनी खोली है तो कंपनी खोली तो बैंक में तो करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। बैंक क्या डॉक्यूमेंट कहेगी, बैंक कहेगी आप अपने COI दे दो, हमें पता होनी चाहिए COI का, ये आपका COI हो गया। चीजें इसको रख बताते हैं, ठीक है। COI मिलेगा, हाँ। उसके बाद एक अलग से कंपनी का पैन कार्ड होगा, अलग से, जैसे पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन कार्ड था, कंपनी का भी अलग से एक पैन कार्ड रेडी होके आएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्टकट में हम लोग MOA बोलते हैं। अब ये क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करेगी, नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है, MOA के अंदर। यानी कि अगर किसी भी कंपनी का क्या काम है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसको जानना है, तो आप उस व्यक्ति से न पूछकर उस व्यक्ति से कहेंगे कि आप अपनी कंपनी का MOA दे दो हमको। MOA मांगेंगे तो एज पर लीगल, अच्छा इस मेमोरेंडम में जो बातें लिखी होंगी वही व्यापार आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा व्यापार किए तो दिक्कत हो जाएगी, समस्या। एक दिन MOA देखिए मैं दिखाता हूँ, ये होगा ना MOA मेमोरेंडम, हाँ इस तरह से आपको, ठीक है। ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें सारी बातें लिखी कि ये कंपनी कौन सा काम करेगी, रियल एस्टेट एक्टिविटीज, ये सारी बातें मेंशन होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी वालों को मिलते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मिलते हैं, ठीक है। इसको एक मिलेगा डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग बोल देंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं AO, इतना लंबा नाम कोई लेता नहीं है। मजे की बात क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या चीजें मेंशन होती हैं, इसमें यह मेंशन होगा कि कितने, कंपनी की शुरुआत करते समय कितने शेयर होल्डर थे, किस शेयर होल्डर ने, ठीक है, कितना % शेयर लेके बैठा था, इक्विटी कितना % लिया हुआ है, कौन कौन लोग कंपनी के डायरेक्टर थे शुरुआत में, ठीक है, और वो डायरेक्टर का राइट्स, टर्म कंडीशंस, ठीक, शेयर होल्डर का राइट्स, टर्म कंडीशन, वो सारी बातें, नियम कानून की बातें लिखी जाएंगे। आर्टिकल का मतलब ही होता है कि जो नियम कानून संबंधित चीजें। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर की डिटेल्स मिल जाएगी, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी में, शेयर होल्डर्स यानी कि जो मतलब शुरुआती कंपनी में शेयर होल्डर कौन थे, इसके साथ ही साथ क्या रूल्स रहेंगे, AOA मिल जाएगा। उसके अलावा और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, जिसे टैन बोलते हैं। अब टैन क्या होता है समझा देता हूं। जैसे पैन होता है पैन कार्ड, वैसे पैन देखिए, पैन ITR भरने के लिए करते हैं, और टैन क्या होता है TDS फाइल करने के लिए। TDS का नाम सुने होंगे, आगे हम लोग इसको टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो एक टैन कार्ड मिलेगा, इसके साथ साथ PF का आपका डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो नहीं, लेकिन ये मेन डॉक्यूमेंट ही है। तो ये चार, अब ये डॉक्यूमेंट आ गई, हालांकि इसमें से आपका 4 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, ये है, ये तो 10 तो इंपॉर्टेंट है। ये 4 डॉक्यूमेंट अगर है, किसी कोई भी कंपनी होगी, चाहे फॉर द प्रॉफिट चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, उसके पास ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे ही होंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, अब फिर वही कहानी, अगर आपका GST थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस करता है, अब GST का सर्टिफिकेट ले लेंगे। इसके बाद आप अलग से उद्यम भी करा लेंगे,
उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो एक जीएसटी सर्टिफिकेट भी हम लोग ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो देखिए कंपनी में थोड़े से ज्यादा डॉक्यूमेंट मिल गए। तो कोई भी बोलता है कि मेरी कंपनी है, तो आपको सिंपल सी बात पता होगी, उसके पास सीओआई होगा, पैन होगा, मेमोरेंडम होगा, आर्टिकल्स होगा, टैन, उद्यम, जीएसटी, तो ये तो ठीक है, ये दोनों तो कोई भी ले सकता है, लेकिन कंपनी के लिए सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, है ना। आगे बताते हैं, ये नोट हो गया, ये एक नॉर्मल नोट इसको। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग जान गए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी में, फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, एक आइडिया आपको मिल गया, ठीक है। अब आगे की चीजें आते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म आप बनाते हैं, उसमें भी पैन कार्ड अलग से अप्लाई करना पड़ता है। कंपनी बनता है, अलग से पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, आप सभी के पास पैन कार्ड होगा। आप अपना पैन कार्ड में जो लेटर्स होते हैं, जैसे मेरा है KBLPS8424G, आप लोगों के पास जितना भी, देखिए सबके पास जो पैन कार्ड होगा उसमें देखिएगा ये 4th लेटर P लिखा होगा। आप लोग देखिएगा आपके पैन कार्ड में, ठीक है, चौथा लेटर जो होगा P लिखा होगा, P फॉर प्रोप्राइटर इंडिविजुअल। अगर कोई फर्म का पैन कार्ड है, पार्टनरशिप फर्म का है, ये चौथा लेटर F लिखा रहेगा। अगर कोई कंपनी के पैन कार्ड है, ये चौथा लेटर C लिखा रहेगा। कोई ट्रस्ट का पैन कार्ड है, चौथा लेटर T लिखा रहेगा। तो आपके पास जितना भी पैन कार्ड है, जिन लोगों के पास पैन कार्ड, सबका देखिएगा चौथा लेटर P लिखा होगा, P फॉर पर्सन। तो अगर ये पैन कार्ड यानी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए बनाने के लिए ये पैन कार्ड इस्तेमाल हो, प्रोप्राइटर। अगर आप फर्म पार्टनरशिप बनाएंगे तो अलग से एक पैन कार्ड अप्लाई होगा, इसमें F लिखा रहेगा ऊपर, और कंपनी के लिए C लिखा होता है। ये आपको एक टिप्स मैंने बताया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो अब हम लोग ने टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में तो जानकारी ले लिया, बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपको तो टैक्सेशन चीजें सीखनी है, लेकिन ये सब चीजें पता होगी तो क्या होगा। अगर आप कहीं अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं कोई कंपनी में, ठीक है, और कंपनी ने बोला कि हमें नया बैंक खाता खुलवाना है, ठीक है, कंपनी का करंट अकाउंट खुलवाना है, तो आप से बोला गया कि जाइए बैंक में जाके मीटिंग करके आ जाइए, कंपनी का हमें नया अकाउंट खुलाना है। आप गए मीटिंग करने के लिए, बैंक ने बोला ठीक है, आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप COI, MOA, AOA पैन दे दीजिए। अब आप सुने ही नहीं होंगे तो कैसे, फिर थोड़ा सा awkward लगेगा ना। जब आपको पता ही नहीं होगा तब आप कहेंगे कि यार ये होता क्या है, आपने सुना ही नहीं, पहली बार सुन रहा हो। तो अब आपको आइडिया होगा कि ये सब डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बैंक अकाउंट खुलेगा तो ये सब मांगा जाता है, COI, MOA, AOA और पैन, ये चारे। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाता है बैंक के द्वारा, उसके बारे में आपको जानने की बहुत जरूरत है। ये सब बातें ये आपको ना तभी पता रखिए, क्योंकि अकाउंटेंट को या टैक्स कंसल्टेंट को ये सारी बातें जानकारी होगी, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। एक लेटर पैड हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। इसका नाम सुने आप लोग कभी? शॉर्टकट में इसको BR बोलते हैं। ये होता है, ये आपके कंपनी के केस में होता है BR। अगर किसी ने भी एक कंपनी बनाई है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, ठीक, OPC, LLP या जो भी हो, तो कंपनी कोई भी फैसले अगर करती है, कंपनी कभी भी कोई भी फैसले करेगी, सपोज कंपनी ने बोला कि हमें इस जगह पे प्लांट बनाना है, फैक्ट्री लगानी है, कंपनी ने बोला हमें एक CEO रखना है, कंपनी ने बोला मुझे CFO रखना है, CTO रखना है, COO रखना है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये सारे जो बड़े डिसीजन होंगे ऐसे मुंह से बोल के नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है आप कोई भी डिसीजन करेंगे उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे हम लोग बोर्ड रेजोल्यूशन, शॉर्टकट में BR। अब देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन में क्या होता है, जितनी भी कंपनी का डायरेक्टर्स हैं, हर कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, वो सभी डायरेक्टर बैठ के जब कोई डिसाइड करेंगे किसी काम के बारे में, ऐसे वर्बली डिसाइड नहीं होता। सपोज किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर है, ठीक है, और एक डायरेक्टर ने बोला कि हम जा रहे हैं बैंक खाता खुलवाने, बैंक गया, ठीक, खाता खुलवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, AOM CO दे दिए, फिर भी बैंक कहेगा कि सर हमें BR चाहिए, तो वो ठीक लेटर पैड बना के ले आया कि हाँ सर BR। अच्छा, BR में क्या लिखा जाता है
कि हमारी हमारी फलाना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस केनरा बैंक में, पीएनबी बैंक के इस ब्रांच में खाता खुलाना चाह रही है, इस तरह करके सारी बातें आप लिखेंगे। और उसमें जितने डायरेक्टर हैं, अगर 5 डायरेक्टर हैं, 5 के 5 का स्टैंप और साइन होना चाहिए। 4 है तो 4 का। अगर 5 डायरेक्टर है, 2 की साइन है, तो बैंक खाता खोलेगा नहीं। बैंक मैनेजर कह के भैया हम खाता खोलने के राइट ही नहीं। क्यों ऐसा करके? मजबूरी है। सपोज आप लोगों ने क्या किया, 5 डायरेक्टर किसी कंपनी में, आप लोगों ने एक BR रेडी के लेटर पैड पे बनाया कि हम लोग डायरेक्टर की सहमति से बैंक खाता खुलाना चाहते हैं। अब बैंक के पास भी कुछ पोर्टल्स होते हैं, उसमें से चेक करते हैं कितने डायरेक्टर्स होते हैं। आप खुद गूगल कर लेंगे, किसी भी कंपनी का नाम डालेंगे तो उसमें बता देगा इस कंपनी में इतने डायरेक्टर है। तो बैंक देखेगा, कहेगा कि सर आपकी कंपनी तो 5 डायरेक्टर है, 2 ही का साइन हुआ है। तो उसके बाद आप चाहे जितना फोर्स करिए, बैंक को खाता खोलेगा नहीं। क्यों नहीं खोलेगा? सपोज बैंक ने आपका अकाउंट खोल दिया 2 डायरेक्टर की सहमति से, जबकि 5 थे, और उस बैंक अकाउंट में पैसे आए और उस बैंक अकाउंट के पैसे को ठीक है, दोनों डायरेक्टर ने साइन करके लेके भाग गए, उसमें बैंक भी फंस जाएगा। क्यों? बैंक का ये आएगा कि भैया आपने मिल के खाता खुलवाया। जब एज पर कंपनी एक्ट रूल ये कहता है जब तक सभी डायरेक्टर का साइन ना हो, एक BR प्रस्तुत, तब तक खाता नहीं खोलना है। इसीलिए अगर आपने कोई कंपनी बनाई है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाएंगे तो सीधे कहा जाएगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करिए। उस बोर्ड रेजोल्यूशन में कुछ होता नहीं, सिंपली लिखते हैं सपोज 5 डायरेक्टर है तो ये लिखा जाता है कि आज डेट 22 तारीख के दिन, 21 तारीख के दिन इस प्लेस में और ये टाइम पे हमारे सभी डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम अपना अकाउंट HDFC बैंक JLN रोड में हम लोग जो खुलवाना चाहते हैं, और हम 5 लोगों ने जो डिसाइड किया, इसमें से 2 लोगों का साइन इंपॉर्टेंट होगा, या 3 का होगा, या 5 का, वो डिसाइड किया जाएगा। हम 5 ने मिलकर डिसाइड किया है कि किसी भी 2 लोगों के साइन करके बैंक के सारे ऑपरेशन ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। एक लेटर पैड का मतलब क्या होता है? कंपनी का नाम। हाँ, कंपनी लेटर पैड में एक नाम, CIN नंबर सब डाल के आप लिख के साइन करके देंगे, तब जाके खाता खुलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी कंपनी के लिए होता है, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये कब पास करना होता है, और ये भी एक रूल है। अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटनाएं होती है आपके कंपनी में, और ठीक है, कंपनी में अगर जांच होती है तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपने ये चीजें किया, उसका बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ पास किया आपने, पूछते हैं। सपोज आपने कोई CEO रखा, ठीक है, CEO रखा अपने कंपनी में, तो आपको भी एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हम लोग सहमति से CEO करते हैं। अगर सपोज आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ किसी साल और आप डिविडेंड देना चाहते हैं, डिविडेंड का मतलब जितने भी लोगों ने शेयर्स लिया है उन लोगों को कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बांटते हैं, तो उस हिस्से को बांटने से पहले एक BR पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, कि हम कितना % बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। ये भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बांटना नहीं चाहते। क्यों नहीं बांटना चाहते? उसका भी जेन्युइन रीजन एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि भैया हम अपने कंपनी के और ब्रांचेस खोलना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए इस साल हम डिविडेंड नहीं लेंगे जितने। तो ये सारी बात, यानी कंपनी जो भी डिसीजन लेगी एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, और उसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है डिसीजन मेकिंग का? बोर्ड रेजोल्यूशन। बड़े डिसीजन करेंगे बोर्ड रेजोल्यूशन, बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो BR। तो ये BR नाम की चीजें आपको पता होनी चाहिए मोटा माटे। सपोज आप टैक्स कंसल्टिंग कर रहे हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला आ गया, कई रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद पूछा कि भैया हमको बैंक खाता खुलवाना है, तो बैंक के पास गया, बैंक ने कहा कि भैया BR दे दीजिए। अब आपको नहीं पता BR होता क्या, तो बना क्या पाएंगे? आपको पता होगा ना। तो कंपनी का जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो एज पर BR जो लिखा उस पर होगा। क्लियर है ये? इसमें आप एक बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब कंपनी जो भी डिसीजन मेकिंग करती है वो BR पे लिख कर ही आगे पास करते हैं, रजिस्टर पास करते हैं। ठीक, क्लियर है ये? चलिए अब आगे हम लोग आते हैं। समझ में आया? ओमकार, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। तो ये हमने मोटा माटी बातें, जो जानने वाली बातें हैं, एक अकाउंटेंट को, एक बिजनेसमैन को और एक टैक्स। हाँ, नहीं, पार्टनरशिप डीड तो आपकी बात अलग हो गई। पार्टनरशिप डीड नहीं, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही जाएगा कि ये कैपिटल शेयरिंग रेशियो होगा, ये प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा। लेकिन हम बात कर रहे कंपनी की, हम मतलब कि हम फर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंपनी की बात। पार्टनरशिप फर्म में वो मामला, पार्टनरशिप फर्म में कोई BR नहीं बनाते, पार्टनरशिप डीड होता है, उसके बाद हमारी आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है।
उसमें बिहार तो नहीं, कंपनी बनेगा, वही बना कंपनी में। तो हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन था आपका। तो पार्टनरशिप फॉर्म में तो कोई मतलब नहीं है भाई, हमने कहा दिन तो दिन, हमने कहा रात तो रात, वैसी बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में। लेकिन कंपनी अगर आपने बनाया, डायरेक्टर साहब है, तो आपको एक नियम कानून तहत, अच्छा जितने भी एक साल भर में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं कंपनी में, भाई हमें यहाँ एक ऑफिस डालना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, बैंक अकाउंट खोलना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया, कुछ कुछ एसेट्स खरीदने, कुछ फैक्ट्री में मशीनरी लगानी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया, ठीक है, कोई नया डायरेक्टर बनाना है, रेजोल्यूशन पास किया, वो सारे एक एक पेपर रेजोल्यूशन पास करते हैं, और इस बोर्ड रेजोल्यूशन को जिस फाइल में रखते हैं उस फाइल को हम बोलते हैं मिनट फाइल। मिनट वाला, ठीक, मिनट वाला नहीं, मिनट फाइल इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, ये मिनट फाइल, ये शब्द याद रखिएगा, अगर अब ये मिनट फाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मिनट फाइल एक फाइल है, इस फाइल के यानी कि जितना भी आपने बीआर पास किया है वो सारे बीआर को इकट्ठा करके आप जिस फाइल में रखेंगे उस फाइल का नाम है मिनट फाइल। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी कंपनी में कोई केस हो जाते हैं, कोई फ्रॉड हो गया, कोई स्कैम हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जब जब कोर्ट में केस चलता, कुछ भी होता है, तो कोर्ट कहती है कि भैया मिनट फाइल दीजिए, मिनट फाइल लेके आइए। उस मिनट फाइल, अगर मिनट फाइल मांगा तो समझ जाइएगा ऐसी फाइल की बात हो रही है कि जिसमें बोर्ड रेजोल्यूशन की पेपर पास, वो सारी एक कॉपी होगी, फिर वो आपको देखा जाएगा कि आपने क्या क्या चीजें पास किया। सपोज आपने यहाँ प्लांट लगा दिया, क्या सभी डायरेक्टर की सहमति है, मिनट फाइल में है, वो लगाए नहीं लगा तो दिक्कत होती है। तो एक नियम, यानी कि इस, देखिए यही लिए हमने क्या बोला, अगर आप बिजनेस की शुरुआत करिए फॉर्म से करिए, क्यों, फॉर्म में नियम कानून ज्यादा कुछ है नहीं है, लेकिन इसमें नियम का, अच्छा मिनट फाइल, नहीं कंपनी वेबसाइट नहीं मिलेगी, एक फाइल लेना है 15 रुपए, उसमें लिख दीजिए मिनट फाइल, जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास, हाँ नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन आपके कंपनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन आपको सिर्फ सीओआई, एमओए, एओए और बैलेंस शीट ऑनलाइन मिल जाएगा। 100 रुपए खर्च करना पड़ता है, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइट पे जाइएगा, उसमें ऑप्शंस आता है, आप किसी भी कंपनी का पैन, एमओए, एओए देख सकते हैं, 100 रुपए पे करने से आपको वो सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं। हाँ, MCA.gov.in, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है। सपोज आपके पास कोई कंपनी वाले आए, बोलते कि सर आप हमारी कंपनी में कुछ फंड करिए, 5 करोड़ रुपए लगाइए, हमारी कंपनी ये काम करती है, तो आपको अगर पता है बातें कैसे करना है, आप कहेंगे भैया आप अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट दे दो, आप तो कहेंगे डॉक्यूमेंट दे दो, वो सारे डॉक्यूमेंट देगा। अगर आपको जानकारी है एमओए, एओए, तो आप पहले देखें, एमओए देखेंगे कि भैया इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, देख लिया, एज पर रूल देख लिया, भैया ये कंपनी ये बिजनेस करेगी, ठीक है। उसके बाद एओए देखेंगे क्या रूल रेगुलेशन बनाया गया है, कौन कौन डायरेक्टर है एओए में, सीओआई में सारी चीजें होंगी। हाँ हाँ, वो सारे रूल्स आप लिखेंगे ना एओए के अंदर। अगर किसी की डेथ हुई तो शेयर ट्रांसफर क्या हम आउट ऑफ द कंपनी में करेंगे, क्या उसी का ठीक मिसेज लेगी कि माता जी को ट्रांसफर करेंगे, वो सारे, इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ही सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे जाएंगे, उसमें सब चीजें टर्म करने आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये मिनट फाइल हो गया, आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे आइए, तो ये सब बातें आपको हो गई क्लियर, ये सब मोटा मोटी जानकारी मिल गई। इससे पहले हालांकि बीकॉम में सब टॉपिक है, बीकॉम में पढ़ाया जाता है पूरा प्रॉपर, लेकिन बीकॉम में बिल्कुल एक बुकिश लैंग्वेज होती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिल पाता, तब आपको नहीं समझ पाया। तो खैर अब हम लोग ये चीजें क्लियर कर गए। अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप में, अब इसको ज्यादा खींचना नहीं हम लोगों को। अब आएंगे हम लोग टैक्स सिस्टम के बारे में समझेंगे, ठीक है। बिजनेस के बारे में समझ लिया, कंपनी वाला फर्म, अब टैक्स सिस्टम। आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी कंट्री है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं टैक्स लगता ही लगता है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां टैक्स लगता ही नहीं है। आप कहेंगे कि सर दुबई में टैक्स नहीं लगता, लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो टैक्स सिस्टम क्या है कि हर एक कंट्री में आप देखेंगे 2 प्रकार के टैक्स होंगे। एक का नाम होगा जिसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स, एक होता है
इनडायरेक्ट टैक्स। दो प्रकार के टैक्स सिस्टम हर एक कंट्री में है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में भी एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। डायरेक्ट टैक्स के लिए अलग से बोर्ड कमेटी बनाई गई है, एक सीबीडीटी करके बनाई गई है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी एक अलग से उनका। तो हमारे भारत में भी दो प्रकार के टैक्स सिस्टम हम लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको बहुत सिंपल करने के लिए मैं और समझा देता हूं। इनकम टैक्स जो हम भरते हैं वो आपका है डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो भरते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। ये एक से सिंपल मैंने कर दिया, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इनकम टैक्स के अलावा बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं। जितनी भी कंपनी होती है वो भी साल में एक बार टैक्स भरती है, उनको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स जब आप मकान या कुछ खरीदते तो स्टैम्प ड्यूटी देते, पे करते हैं। आपका जो कैपिटल गेन टैक्स, जो आपका कैपिटल गेन, आपने प्रॉपर्टी बेची, शेयर बेचा, कैपिटल गेन, ये सब आपका डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आ गए हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं? जीएसटी आ गया, वैट आ गया, एक्साइज आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, ठीक है, और कस्टम आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया। ये सभी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। ये तो मैंने सिंपल लिख तो दिया कि भैया ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, लेकिन इसको बिल्कुल डिफाइन कैसे करते हैं, आइए थोड़ा और डीप हम लोग गोते लगाते इसमें। देखिए डायरेक्ट टैक्स हमेशा बात करता है आपने कितना कमाया। डायरेक्ट टैक्स हमेशा बात करेगा भैया आपने क्या कमाया, कितना कमाया, टैक्स दे दो। इनडायरेक्ट टैक्स कभी बात नहीं करेगा कितना कमाया। इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब ही नहीं आपने कितना कमाया। इनडायरेक्ट टैक्स कहता है कि आपने कौन सी वस्तु या सेवाएं खरीदी, उस पर टैक्स दे दो। सपोज मैं अगर मार्कर खरीदा 40 रुपए का, ठीक है, तो 40 रुपए का जब मैंने मार्कर खरीदा तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, जीएसटी। तो 40 रुपए के मार्कर खरीदने से क्या मुझे 40 रुपए का लाभ थोड़ी ना हुआ है, एक गुड्स मिला, और इस गुड्स को खरीदते समय मैंने एक टैक्स पे किया, इनडायरेक्ट टैक्स पे किया, जो कि मैंने जीएसटी। हो सकता है कि इस मार्कर की एक्चुअल कीमत थी 35 रुपए, 5 रुपए जीएसटी लगा, क्योंकि आप देखते हैं एमआरपी के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सभी प्रकार का टैक्स लेने के बाद दीजिए, ठीक है। तो दो प्रकार का टैक्स सिस्टम, तो सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे? डायरेक्ट टैक्स लगता है आपके इनकम और प्रॉफिट के ऊपर, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वस्तु एवं सेवाओं के ऊपर, ठीक है। और डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो पे करता है जिसकी इनकम एक हर साल गवर्नमेंट एक रूल बनाती है, ठीक है। हर साल जानते फरवरी में, हर साल फरवरी में एक आपका बजट पास होता है। हर साल फरवरी में 1 फरवरी को शायद बजट सत्र चलता है और फाइनेंस मिनिस्टर बताती है इस साल हम लोग ये नियम लगा रहे हैं, ये टैक्स पे छूट देंगे, फलाना टैक्स पे। तो आपने देखा होगा कि ये फरवरी में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला कि 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट, आपने सुना होगा। लेकिन वो 1 अप्रैल से लागू हो गया है। इसकी फाइलिंग जब अगले साल करेंगे तब 12 लाख रुपए, यानी कि अगर आप साल में 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तभी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगले साल से ये रूल लागू हो गया, ठीक है। ये साल तो 7 लाख है, अभी 7 लाख तक का है। जो अभी 24-25 जो हम लोग फाइल कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जितने लोगों ने 7 लाख से ज्यादा कमाया है उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, और 7 लाख से कम कमाए तो इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फाइल कर देंगे फिर भी इनकम टैक्स नहीं आएगा। तो 7 लाख तक की छूट है। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ बोलते नहीं है। जीएसटी कहते हैं कि भैया अगर आपने ये गुड्स सेल किया 18% तो दीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है हम लोगों का कि जब टैक्स का मतलब ही होता है कि कुछ, क्योंकि सरकार को कुछ पैसे चाहिए, हम कुछ देश का विकास करें, आपकी सेवा करें, आपकी सेवा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। भाई सरकारी नौकरी निकालनी है, ठीक, सरकारी नौकरी को सैलरी चाहिए, कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा, और कहीं से आएगा नहीं, ठीक, क्योंकि सरकार तो बिजनेस करती नहीं है, गवर्नमेंट व्यापार नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है
हम आप जनता से, व्यापारियों से टैक्स के रूप में पैसा लेती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उस रेवेन्यू का फिर प्लान करती है, हम लोग रोड कितने के बने, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने में लगाएंगे, साथ ही साथ हम लोग कितनी सरकारी नौकरियां निकालेंगे, किनको सैलरी, सारा पैसा हमारे आपके जेब से आता है। वो दो जगह से आता है, एक डायरेक्ट टैक्स से और एक इनडायरेक्ट टैक्स से। हो सकता है कि डायरेक्ट टैक्स आप लोग नहीं भरते, आप लोगों ने कभी ठीक है, हो सकता है ITR फाइल किया, इनकम टैक्स फाइल हुई होगी, हुई भी नहीं होगी, लेकिन अभी तक आपने टैक्स नहीं दिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप डेली भरते हैं। आपने कोई कपड़ा खरीदा, सपोज आपने कोई जीन्स खरीद लिया मुफ्ती का 5,000 रुपए का, तो मुफ्ती का जीन्स अगर 5,000 का खरीदा तो 5,000 तो आपने दिया, आपको लगा कि ये जीन्स का प्राइस 5,000, तभी 5,000 नहीं, वो जीन्स के प्राइस में 5,000 रुपए जो आया वो 12% GST जोड़ने के बाद आया। एक्चुअली में टैक्सेबल कॉस्ट कुछ कम थी होगी, हो सकता है कि टैक्सेबल कॉस्ट उसकी 4,000 थी होगी, उसके ऊपर 12% GST लगा दिया गया। लेकिन आपको पता चला मैंने टैक्स भरा? नहीं, क्योंकि बताया नहीं जाता। आपसे कहा गया भैया ये मार्कर 40 का है, निकाल के दिया, ठीक है। लेकिन अगर दुकानदार आपसे बोले कि भैया मार्कर 35 रुपए का है, 5 रुपए आपको GST देना है, आप 40 दीजिए, ऐसा कोई बोलता नहीं है। अगर ऐसा बोलता तो हम लोग सबको पता चलता, अरे भाई हम लोग टैक्स भर रहे। हर कोई व्यक्ति टैक्स भर रहा है, हम आप सभी लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को पता चला आज तक? नहीं। क्यों नहीं पता चला? यही ताकत है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की। इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बनाने का रीजन यही था कि हम जनता से टैक्स तो वसूल ले और जनता को पता ही न चले। इवन जो भीख भी मांगता होगा, भिखारी भीख मांग के पैसे कलेक्ट करता है, ठीक है, कुछ तो खरीदता होगा, वो भी टैक्स है। यानी कि भारत में 150 करोड़ जनता, हर कोई टैक्स भर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से। क्लियर है? अगर आप 5 रुपए की जो पार्ले बिस्किट भी आती है, उसको भी हम लोग जब खरीदते हैं 5% GST उस पर भी है। आपने तो ठीक, आपको तो कहा जाता है 5 रुपए का बिस्किट है, नहीं 5 का बिस्किट नहीं है, उसके टैक्सेबल वैल्यू कुछ और होगी, टैक्स लगाने के बाद 5 रुपए है, जबकि बताया भी जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बनाने का रीजन यही था कि हम देश के सभी जनता से टैक्स वसूल ले, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया है। क्योंकि देखिए डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, अगर सपोज अगर ये वाला टैक्स ना होता और कोई भी कंट्री की सरकार चाहती कि हम सबसे टैक्स वसूल ले, तो क्या करना पड़ता? डायरेक्ट टैक्स के तहत काम करती तो क्या होता? हर किसी को टैक्स भरना पड़ता। सपोज 150 करोड़ जनता को टैक्स भरना है तो सबके पास, भाई सबको फाइल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत बड़ी मैन पावर चाहिए, सर्वर चाहिए, सिस्टम चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद अगर 150 करोड़ जनता अगर टैक्स भर रही है, हर महीने टैक्स भर रही है, तो 150 करोड़ जनता बगावत में आ जाएगी, हम सरकार को इतना टैक्स दे रहे हैं। आपने कभी टीवी पे सुना कि हाँ कोई जनता बोलता कि मैंने इतना टैक्स दिया इस महीने, मुझे क्यों फायदा नहीं मिल रहा है? कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं कि हम टैक्स भर रहे हैं। ये मैजिक कैसे हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखिए, जैसे हम लोग पेट्रोल भरते हैं, पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 35 रुपए। भूटान, हाँ जहां भी होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है 35 रुपए। हम 100 रुपए, हमें लगता है कि 100 रुपए का पेट्रोल है, नहीं, उसमें वैट भी लगा दिया गया, एक्साइज ड्यूटी भी लगा दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर जो पेट्रोल पंप का मालिक है, उसको 35 रुपए ही उसका एक्चुअली उसका है, बाकी सब वो टैक्स भरता है। टैक्स कैसे भरता है? आपसे लिया 100 रुपए, ठीक है, 35 अपने जेब में डाला, 65 टैक्स भर दिया। देखिए टैक्स आपने नहीं भरा, टैक्स आपने किसको दिया? उस सप्लायर को दिया। देखिए इसीलिए इसका नाम, जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंज्यूमर जो होता है आपका, ठीक है, कंज्यूमर सप्लायर को देता है टैक्स और सप्लायर फिर गवर्नमेंट को जमा करता है। इसीलिए ये प्रक्रिया कहला रही इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? अगर ये कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल में जाके भरता, जैसे इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स जीओबी में क्या करते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है टैक्स आने पर। लेकिन इसीलिए इसको बोला गया डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को आपने जमा कर दिया। अगर मोटा माटी बातें में समझे तो हम कहेंगे जो टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स कैसे देते? कोई लेने नहीं आता कि भैया ये ले लो, तुम रख लो, दे देना, ऐसा नहीं होता है। साइड पे जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, पे कर देते सीधे गवर्नमेंट को। लेकिन जीएसटी भरता है कस्टमर, व्यापारी तो सिर्फ कलेक्ट कर रहा है।
ये मिथ है, बहुत से व्यापारी को लगता है कि जीएसटी लगा दे जीएसटी भर रहे, नहीं आप जीएसटी नहीं भर रहे, जीएसटी जनता भर रही है। आपने तो बस उसके ऊपर जीएसटी लगा के पैसा लिया, आपका रोल है कि जीएसटी कलेक्ट करके जमा करना। एक्चुअली में जैसे बहुत सारे व्यापारी कहते हैं कि भैया जीएसटी इतना देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, आप तो जनता से ले रहे हो, जनता को बड़ा, लेकिन जनता कुछ बोल नहीं पा रही, सारा बर्डन जनता के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो आप पेट्रोल भराने के लिए क्या है, पेट्रोल सही मायने में जो सप्लायर था 35 रुपए उसका था, आपने दिया 100 रुपए इसको, 100 रुपए में इसने 35 अपने जेब पे रख लिया, 65 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिया। टैक्स किसने भरा, क्या पेट्रोल पंप के सप्लायर ने भरा, क्या आपने भरा? लेकिन आपको पता चला नहीं, पता चला। ये मजा है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का, है ना। तो आप हर कोई टैक्स भर, हो सकता है कि आप महीने में 1000, 1500, 2, 2500 रुपए टैक्स भरते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता और आपकी आवाज बंद रहती है। क्यों? आपको लगता है कि मैं भैया मैं देश में हूँ, नहीं आप टैक्स भर रहे हो, हर कोई टैक्स भर रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट टैक्स भर। क्लियर है? तो डायरेक्ट टैक्स का नाम इसलिए दिया गया, अगर कोई पूछेगा आप एक नोट कर लीजिए इसको, ऐसे बने टैक्स सिस्टम लिखिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लिखिए और लिखिए, उसके बाद लिखिए हाँ डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, लिखवा देता हूं, नोट करिए, नोट करिए, लिखिए, पहले लिखिए हाँ डायरेक्ट टैक्स, लिखिए हेडिंग बनाइए, नोट करिए, कॉपी लाए, लिखिए इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, हाँ हिंदी में हम बोलेंगे, आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, इंग्लिश में करना, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट टैक्स हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट के ऊपर लगता है। कल से आप नोट्स लाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स इनकम और प्रॉफिट के ऊपर लगता है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सभी प्रकार के टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिए। हाँ, जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं, कोई फायदा होता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपके पास शेयर्स है, किसी कंपनी के शेयर्स आपने बेच दिया, वो शेयर बेचने के बाद एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल गेन टैक्स है। और कैपिटल गेन टैक्स भी दो प्रकार का बनाया है वित्त मंत्रालय ने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म पे साथ कितना दिया, 20% दिया गया उन्होंने, अभी चेंज किया है इसको सर, हाँ 30%। नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स। अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम है, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चरल इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 1 रुपए का टैक्स नहीं देना। अगर आप खेती किसानी करके पैसा कमा रहे, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं। जीएसटी है लेकिन एग्जेम्प्ट के अंतर्गत लाया गया, वो आगे अभी हम चर्चा करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी इनकम 12 लाख की हुई, आपकी इनकम सपोज 50 लाख की हुई, लेकिन वो 50 लाख की इनकम आपकी खेती किसानी से आ रही है, खेती बाड़ी, यानी कि आपने कोई, ठीक है, खेती किया, उसको प्रोड्यूस किया, बेचा, एग्रीकल्चरल इनकम, नो टैक्स चीजें, ठीक है, सारी चीजें। हाँ, और कुछ लैंड अगर बेचा, लैंड अगर, ठीक है, अगर वो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड है तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना आपको, कोई इनकम टैक्स नहीं देना, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स एक्चुअल में इनकम टैक्स का ही एक अंग है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको, अगर आपने कोई एग्रीकल्चरल लैंड बेचा तो उसके लिए कोई टैक्स। अच्छा, ये भी उसमें एज पर लॉ पे अगर जाएंगे तो उसमें भी डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड हम किसको बोलेंगे, उसमें भी प्रॉपर मेंशन है। लास्ट टाइम मैंने एक नीट पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि अगर कि नगर निगम क्षेत्र से 20 किलोमीटर के दूर अगर होगा, ऐसा कोई रूल बनाया गया है एज पर लॉ, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एग्रीकल्चर है। सपोज आपका यहाँ कहीं शहर पे आपने लिया जमीन, आपने बो दिया, लौकी वोकी बो दिया या बैगन बो दिया, आप एग्रीकल्चर लैंड कह सकते, नहीं कह सकते। उसका भी रूल है कब एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा, कि नगर निगम से इतने किलोमीटर दूर
कि जमीनों को एग्रीकल्चर, वो आप देखेंगे तो एक लॉ में मेंशन किया गया, वो आप डिफाइन किया जाता है। गवर्नमेंट देती है लैंड लीज हम्म बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो मुआवजा है उससे लगेगा। हाँ, मुआवजा पे टीडीएस काटती है। टीडीएस, सपोज आपने कोई जमीन बेची, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, आपने कोई जमीन बेची और मतलब जमीन नहीं बेची, गवर्नमेंट मतलब कि रोड बनाना एक्वायर कर रही है, ठीक है, आपकी जमीन गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, अब गवर्नमेंट कह रही है एज पर सर्किल रेट आपको 2 गुना दाम देंगे। सर्किल रेट में था आपकी जमीन की कीमत 5 करोड़, मैं आपको 10 करोड़ देता हूँ, तो 10 करोड़ जब गवर्नमेंट देगी तो कुछ टीडीएस काट के देगी, अगर एग्रीकल्चर लैंड नहीं। उसके बारे में आगे चला, टीडीएस का कॉन्सेप्ट आगे है, टैक्स में आ गए हैं, अभी हम सब में कूदेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, आगे है ये क्वेश्चन आगे। तो हम लोग लिख लिया आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्स लिखिए आप, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत, इस टैक्स सिस्टम के अंतर्गत डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया जाता, मतलब कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया जाता, डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया जाता, इसमें टैक्स का पेमेंट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास जाता है, इसमें टैक्स का पेमेंट इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के पास जाता है, इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एवं सर्विस के ऊपर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एवं सर्विस के ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है, यानी वस्तु या सेवाओं के ऊपर लगता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा टैक्स सिस्टम पूरी दुनिया में है। आप चाइना में जाएंगे, वहां भी 2 प्रकार का टैक्स सिस्टम होंगे, बस नाम अलग होगा, इनका नाम कुछ और होगा, जीएसटी की जगह कुछ और होगा चाइनीज भाषा में, है ना, वहां डायरेक्ट टैक्स कुछ और होगा। तो हर जगह लेकिन टैक्स सिस्टम काम कैसे करेगा, वही तरीका वही है, कलेक्ट करने का तरीका वही है कि हम लोग कस्टमर से कलेक्ट करेगा और सप्लायर जमा करेगा, सिस्टम वही है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हो सकता है नाम और परसेंटेज अलग हो सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर 12%, 18% जीएसटी है। अगर आप दुबई में जाएंगे, आप देखिए दुबई में जीएसटी नहीं चलता, वहां पर चलता है वैट, वहां पास वैट लगता है 5%, लेकिन वहां, इसका मतलब वहां भी इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन वहां पास डायरेक्ट टैक्स नहीं है। दुबई में डायरेक्ट टैक्स सही नहीं है, आप चाहे जितना कमाइए 1 रुपए का इनकम टैक्स नहीं देना। लेकिन भारत में 2 प्रकार का टैक्स, अगर अच्छा देखिए, यही बातों पे बहुत से बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो लोग हमेशा कहते हैं कि यार हम लोग 30% इनकम टैक्स देते हैं साल में, क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब 30% तक है मैक्सिमम, और हम कुछ भी सामान खरीदते हैं उसमें से 18% तो जीएसटी देते हैं, यही है। टोटल 48% टैक्स हम लोग दे रहे हैं, मतलब 100 रुपए अगर मैं कमा रहा हूं, 48 रुपए तो गवर्नमेंट को दे रहा हूं मैं, सही है। तो ये बहुत अच्छा जानते हैं, कुछ गुड्स में तो 28% तक की जीएसटी है, हाँ, लग्जरी आइटम पे 28% और 30%, 58 हो गया, 58% तो आपने सरकार को दे रहे हैं आप, मतलब आप जो कमा रहे हैं आप सरकार को देने के लिए कमा रहे हैं। लेकिन ये किसको पता है, क्यों नहीं पता, क्योंकि हम लोग टैक्स सिस्टम हमारे जानते नहीं है, आज जान रहे, पता चल रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए बहुत सारे जो है अब विद्वान का ये कहना है कि यार डबल टैक्स हम क्यों दें, बहुत लोगों ने किया, इसलिए देखिए बहुत सारी, अब देखिए भारत में क्या होता है कि बहुत सारे, आपने देखा होगा हर साल कम से कम 5 से 6 हजार
जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, हाई नेटवर्थ जो लोग होते हैं, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के जा रहे हैं। हाई नेटवर्थ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उनका ये अच्छा देश छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं? सब दुबई भाग रहे हैं। क्यों दुबई? मतलब कि समझ लीजिए कि अभी कहते हैं कि 4-5 साल में करीब 10 से 15 लाख लोग दुबई भाग गए भारत की नागरिकता छोड़ के। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप यहाँ 100 करोड़ कमाते हैं सालाना, तो आपको 30 करोड़ तो टैक्स भरना ही पड़ जाएगा। अगर आप 30 करोड़ पे सरकार को दे रहे हैं, तो हो सकता है कि माइनर हार्ट अटैक आपको आ जाए। 30 करोड़ बहुत होता है। उसको लग रहा है कि यार 30 करोड़ हम सरकार को दे रहे हैं, उसके बावजूद मुझे कोई सुविधा ही नहीं है, ना ढंग की सड़कें, ना ढंग की बिजली, ना ढंग की इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सही नहीं। ठीक, चलो दुबई ऐसी कंट्री चलो जहां पर डायरेक्ट टैक्स नहीं। अच्छा, यूट्यूब वगैरह में देखेंगे कहते हैं दुबई पे कोई टैक्स नहीं। नहीं, दुबई पे टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, तो यहाँ के लोग माइग्रेट कर रहे हैं कि चलो दुबई, चलो दुबई में 100 करोड़ कमाओ, सब अपना। ठीक है, लेकिन अब हम इस टॉपिक पे कल हम लोग रहेंगे क्या? कल हो सकता है कि कल क्लास ना चले, कल मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बाहर नहीं मतलब आउट ऑफ स्टेशन निकलूंगा। हाँ हाँ, नहीं आ ही नहीं पाएंगे।